हाय फ्रेंड्स, महा EMRS ई लर्निंग प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ धनंजय संदांसी, TGT हिंदी, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पिंपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की किताब वसंत भाग 2 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के अंतर्गत भाषा की बात में आए हुए समास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में यह हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके विषय में जानकारी रखना छात्रों के लिए अत्यावश्यक है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम और दूसरा है आस, और दोनों से ही मिलकर बना है समास। सम का मतलब होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। दोनों से मिलकर बना हुआ समास शब्द का मतलब होता है पास रखना, अर्थात पास पास रखना। और पास पास रखने के बाद जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे कहा जाता है समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। रसोई के लिए घर, इसमें कुल मिलाकर 4 शब्द हैं। जब हम इसे इन चारों शब्दों को पास पास रखते हैं या फिर इसका संक्षिप्त रूप जब करते हैं तो वह शब्द हो जाता है रसोई घर। जिस प्रकार से हम कभी यह नहीं कहते कि मैं रसोई के लिए घर जो है उसमें जा रहा हूँ, तो हम सीधा कहते हैं मैं रसोई घर में जा रहा हूँ। तो रसोई घर जो है यह समास शब्द है। उसके बाद दूसरा शब्द है विद्या का सागर। इसमें विद्या का सागर, जिसके पास विद्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ज्ञान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे विद्या का सागर अर्थात विद्यासागर कहा जाता है। तो इसे भी संक्षिप्त रूप जो है वो दिया गया है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रसोई घर और विद्यासागर जो है यह दोनों ही समास शब्द है। इस पर से हम कह सकते हैं कि समास की परिभाषा जो है वह हम बता सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परिभाषा में फिर से दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे समास कहा जाता है। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाकर जब एक नया स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है तब इस मेल को समास कहते हैं। जैसे हमने देखा कि रसोई के लिए घर, इसमें जो के लिए जो विभक्ति थी उसे हमने हटा दिया, और उसके बाद जो एक नया स्वतंत्र शब्द जो बना वह था रसोई घर, और इसीलिए रसोई घर यह समास शब्द हो गया। जैसे आपके सामने एक उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वह आपको बताना है। हाँ, बताइए। वेरी गुड, बहुत आसान सा सवाल था और आपने सरलता से इसका जवाब दिया है। इस तस्वीर में राधा कृष्ण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमने जब जवाब दिया तो वह भी संक्षिप्त रूप में ही दिया है। हमने यह नहीं कहा कि इसमें राधा और कृष्ण जो है वह दिखाई दे रहे हैं। हमने सरलता से इसका जवाब दिया, राधा कृष्ण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से दूसरा चित्र हम देखेंगे। दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूसरे चित्र में, हाँ, सही जवाब दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है हथकड़ी। यहाँ पर भी आपने सरलता से जवाब दिया हथकड़ी। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कहा नहीं कि ये हाथ के लिए कड़ी जो है वह है, इसे हाथ के लिए कड़ी इस शब्द को आपने संक्षिप्त रूप दे दिया हथकड़ी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हथकड़ी जो है वह समास शब्द कहलाएगा। उसके बाद एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जैसे गंगा का जल, यहाँ पर 3 शब्द है। इसके लिए संक्षिप्त रूप आप बता सकते हो छात्रों? हाँ, सोचिए, बहुत आसानी से आप बता सकते हो जो संक्षेप रूप होगा। हाँ, बिल्कुल सही। इसके लिए गंगा का जल के लिए संक्षिप्त रूप या फिर समास हो जाएगा गंगा जल। वेरी गुड। उसके बाद तीसरा उदाहरण है राधा और कृष्ण। हमने देखा
कि राधा और कृष्ण की तस्वीर थी और हमने सीधा जवाब दिया था राधा कृष्ण। तो तीनों ही शब्द जो है हथकड़ी, गंगाजल, राधा कृष्ण, यह समास शब्द है। और इन समास शब्दों में जो महत्वपूर्ण बात या फिर समास में जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उसमें पहला हम जानेंगे समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे हाथ के लिए कड़ी, इसमें 4 शब्द है और इनसे एक जो स्वतंत्र नया शब्द बना, जो सार्थक शब्द बना हथकड़ी, तो यह समस्त पद हो गया। तो यहाँ पर हथकड़ी, गंगाजल, राधा कृष्ण, ये सभी शब्द जो है वह समस्त पद है। समस्त पद को ही सामासिक शब्द भी कहा जाता है। जिस प्रकार से यह एक नए और स्वतंत्र शब्द बने हुए हैं और इसीलिए इन तीनों ही शब्दों को समस्त पद और सामासिक शब्द जो है वो कहा जाता है। उसी प्रकार से समास में और एक महत्वपूर्ण बात होती है कि जो समासिक शब्द होता है या फिर समस्त पद जो होता है उसका विग्रह जो है वह किया जाता है, उसे कहा जाता है समास विग्रह। अब आपके सामने एक नया प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि सर विग्रह का अर्थ क्या होता है। तो विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे हथकड़ी यह शब्द है, इसे जब हम विस्तृत रूप देते हैं या फिर इसे जब हम अलग अलग करते हैं तो इसका मतलब हो गया हाथ के लिए कड़ी। गंगाजल, इस सामासिक शब्द को जब हम विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो यह हो गया गंगा का जल। तो यहाँ पर हथकड़ी के लिए हाथ के लिए कड़ी, गंगा का जल और राधा और कृष्ण, यह तीनों ही शब्द हो गए समास विग्रह। सामासिक शब्दों का समास विग्रह यहाँ पर हमने करके देखा। उसी प्रकार से समस्त पद में कुछ पूर्व पद भी होते हैं। पूर्व का मतलब बहुत आसान है। पूर्व का अर्थ होता है पहले। जो पद या फिर जो शब्द पहले आता है उसे पूर्व पद कहा जाता है। सामासिक शब्दों में 2 शब्द तो हमेशा होते ही है और जो पहले आता है उसे कहा जाता है पूर्व पद। तो ऊपर दिए गए हुए उदाहरणों में हथ, गंगा, राधा, यह सभी पूर्व पद है, पहले आए हुए पद है, इसीलिए इन्हें पूर्व पद कहा जाएगा। उसके बाद उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद में आया हुआ शब्द। जैसे हथकड़ी में कड़ी यह बाद में आया हुआ शब्द है, जल यह बाद में आया हुआ शब्द है और कृष्ण जो है वह बाद में आया हुआ शब्द है और इसीलिए इनको उत्तर पद जो है वो कहा जाएगा। सामासिक शब्दों में पूर्व पद और उत्तर पद जो है वह हमेशा होता है। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात जो है सामासिक चिन्ह जो है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे द्वंद्व समास में 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह जो है वो लगता है। जैसे राधा और कृष्ण, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहा जाता है। जो भी योजक चिन्ह लगता है उसे सामासिक चिन्ह कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद किस प्रकार के आए हुए हैं, प्रधान है या फिर गौण है, विशेषण है, इसके आधार पर समास के कुछ भेद होते हैं। समास के भेदों में कुल मिलाकर 6 भेद है, जिसमें पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है द्विगु समास। कछवा 7वीं की पाठ्यपुस्तक में पहली कविता के अंतर्गत जो द्वंद्व समास जो आया है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो द्वंद्व समास किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा जो है वह हम जानते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए, हमने सामासिक पद जो है, सामासिक शब्द जो है वो जाना था, समस्त पद हमने जाना था और उसके दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद जो है वह प्रधान होते हैं, उन्हें कहा जाता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो है उसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो है उनका समावेश होता है, उन्हें हम देखते हैं।
तो पहला है, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जितने भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, सुख दुख होगा, राधा कृष्ण होगा, सीताराम होगा, जो भी उदाहरण होते हैं उनमें अक्सर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और उस योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहा जाता है। उसके बाद समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद जो होते हैं वह प्रधान होते हैं। जैसे राधा और कृष्ण में राधा और कृष्ण दोनों ही पद है और दोनों ही प्रधान होते हैं। उसके बाद समस्त पद का विग्रह करने पर और, अथवा, या यह शब्द लगते हैं। जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं या फिर सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के बाद दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह के स्थान पर और, अथवा, या शब्द का प्रयोग जो है वह होता है। यह किस प्रकार से होता है, इसे जानने के लिए हम कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण, अन्य उदाहरण हम देखते हैं जिसमें समस्त पद और समास का विग्रह किस प्रकार से किया गया है। तो पहला उदाहरण है भूखा प्यासा। तो भूखा प्यासा, इस शब्द में बीचों बीच, भूखा और पैसा के बीच में जो चिन्ह लगा है उसे हम कहेंगे सामासिक चिन्ह, और उसका जब विग्रह किया जाएगा तो वह होगा भूखा और प्यासा। उसके बाद दूसरा उदाहरण है भाई बहन। इसका भी समास विग्रह होगा भाई और बहन। तीसरा उदाहरण है राम कृष्ण, जिसका विग्रह जो है वह होगा राम और कृष्ण। और चौथा उदाहरण है हाथ पाँव, जिसका विग्रह किया जाएगा हाथ और पाँव। चारों ही उदाहरणों में आपको दिखाई दे रहा है कि समस्त पद में योजक चिन्ह जो है वो लगा है और इनका विग्रह जो है और शब्द से किया गया है। उसके बाद अगले उदाहरण में एक दो, इसका समास विग्रह होगा एक या दो। आर पार, समास विग्रह किया जाएगा आर या पार। सातवें उदाहरण में उल्टा सीधा, इसका समास विग्रह किया जाएगा उल्टा या सीधा। आठवें उदाहरण में 10 12, 10 या 12। 5 से लेकर 8 तक के जो भी उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों में भी आपको दिखाई देगा कि समस्त पद में योजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह जो है वो लगा हुआ है और इसका विग्रह जब किया जा रहा है तो विग्रह करते वक्त पूर्व पद और उत्तर पद के बीचों बीच या चिन्ह, जो योजक शब्द जो है उसका प्रयोग जो है वह किया जा रहा है। उसके बाद अगला उदाहरण है सुख दुख। सुख अथवा दुख। लाभ हानि, इसका समास विग्रह होगा लाभ अथवा हानि। जीवन मरण, इसका समास विग्रह होगा जीवन अथवा मरण। और अंतिम उदाहरण है यश अपयश, इसका समास विग्रह होगा यश अथवा अपयश। इन सभी उदाहरणों में को देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि पहले 4 उदाहरणों में भूखा और पैसा में और, भाई और बहन, राम और कृष्ण, हाथ और पाँव, इसमें और जो है वह गोले लगाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यह इन शब्दों का प्रयोग करके इसका विग्रह किया जा रहा है। उसके बाद 1 या 2, आर या पार, उल्टा या सीधा, 10 या 12, इसमें या शब्द को गोला लगाया हुआ है और यह जो है वह समास विग्रह कर रहा है, योजक चिन्ह की जगह पर आ रहा है। 9 से 12 जो उदाहरण है उसमें सुख अथवा दुख, लाभ अथवा हानि, जीवन अथवा मरण, यश अथवा अपयश, इसमें अथवा चिन्ह शब्द लगाकर इसका विग्रह जो है वह किया जा रहा है। तो छात्रों, आज हमने समास किसे कहा जाता है, समास की परिभाषा हमने जानी, उसके कुछ अन्य उदाहरण देखे, उसके साथ साथ समास के जो भेद है, कुल 6 भेदों के नाम हमने जाने और उनमें अंतिम जो पहला जो समास है द्वंद्व समास, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके कई उदाहरण भी हमने देखे, किस प्रकार से और या अथवा लगकर इसका विग्रह किया जाता है, यह भी हमने जाना। धन्यवाद।